हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का भाग 2 अध्याय 9, जिसमें दिया हुआ है आपका प्रकाश का कणिका मॉडल। प्रकाश का कणिका मॉडल होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का कणिका मॉडल न्यूटन का प्रकाश से संबंधित न्यूटन का प्रकाश से संबंधित गहन प्रायोगिक कार्य एवं सैद्धांतिक अध्ययन। ठीक है, न्यूटन ने जो भी प्रकाश से संबंधित गहन प्रायोगिक कार्य किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे और सैद्धांतिक अध्ययन किया था, प्रायः उनके गणित, यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित मौलिक योगदानों को धुंधला कर देता है। न्यूटन ने गणित में अपना योगदान दिया है, यांत्रिकी में दिया है, भौतिक विज्ञान में, मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में, गुरुत्वाकर्षण में अपना योगदान दिया है। लेकिन प्रकाश के संबंध में न्यूटन का दिया गया प्रायोगिक कार्य, सैद्धांतिक अध्ययन इन सब चीज़ों को धुंधला कर देता है, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देता है। तो न्यूटन का प्रकाश से संबंधित गहन प्रायोगिक कार्य एवं सैद्धांतिक अध्ययन जो है, प्रायः उनके गणित, यांत्रिकी तथा गुरुत्वाकर्षण से संबंधित मौलिक योगदानों को धुंधला कर देता है। उन्होंने प्रकाशिकी के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक योगदान दिया है। न्यूटन ने प्रकाशिकी के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक योगदान दिया। दकार्ते द्वारा प्रस्तुत कणिका मॉडल को उन्होंने और अधिक विकसित किया। ठीक है, दकार्ते ने कणिका मॉडल दिया था, न्यूटन ने उसे और अधिक विकसित किया। दकार्ते द्वारा प्रस्तुत कणिका मॉडल को उन्होंने और अधिक विकसित किया। इसमें यह माना गया कि प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा जो है वह छोटे छोटे कणों में संकेंद्रित होती हैं, जिनको उन्होंने कणिकाएं कहा। ठीक है, न्यूटन ने प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे कणों में संकेंद्रित होती हैं, जिसको उन्होंने कणिकाएं कहा। न्यूटन ने प्रतिपादित किया कि प्रकाश ऊर्जा इन कणिकाओं में संकेंद्रित होती हैं। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा जो है वह छोटे छोटे कणों में संकेंद्रित होती हैं, जिसको उन्होंने कणिकाएं कहा। और न्यूटन ने यह बताया कि प्रकाश ऊर्जा जो है इन्हीं कणिकाओं में संकेंद्रित होती हैं। उन्होंने यह भी कल्पना की कि प्रकाश की कणिकाएं जो हैं वह द्रव्यमान रहित होती हैं और प्रत्यास्थ कण हैं। ठीक है, प्रकाश की कणिकाएं द्रव्यमान रहित होती हैं, उनका वजन नहीं होता है और यह प्रत्यास्थ कण है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूटन का प्रकाश से संबंधित गहन प्रायोगिक कार्य और सैद्धांतिक अध्ययन जो है, प्रायः उनके गणित, यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित मौलिक योगदानों को पीछे छोड़ देता है, धुंधला कर देता है। उन्होंने प्रकाशिकी के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक योगदान दिया है। न्यूटन ने प्रकाशिकी के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक योगदान दिया है। दकार्ते द्वारा प्रस्तुत कणिका मॉडल को उन्होंने और अधिक विकसित किया है। दकार्ते ने प्रकाश का जो कणिका मॉडल दिया था, उसे न्यूटन ने और अधिक आगे ले गए, उन्होंने और अधिक विकसित किया। इसमें यह माना गया कि कणिका मॉडल में यह माना गया कि प्रकाश ऊर्जा जो है वह छोटे छोटे कणों में संकेंद्रित होती है। प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे कणों में संकेंद्रित होती है, जिसको उन्होंने कणिकाएं कहा। न्यूटन ने प्रतिपादित किया कि प्रकाश ऊर्जा इन कणिकाओं में संकेंद्रित होती हैं। उन्होंने यह भी कल्पना की कि प्रकाश की कणिकाएं द्रव्यमान रहित प्रत्यास्थ कण होती हैं। अपने यांत्रिकी के ज्ञान के आधार पर उन्होंने परावर्तन तथा अपवर्तन का सरल मॉडल प्रस्तुत किया। न्यूटन ने अपने मैकेनिक्स के ज्ञान के आधार पर, यांत्रिकी के ज्ञान के आधार पर उन्होंने परावर्तन और अपवर्तन का सरल मॉडल प्रस्तुत किया। यह एक सामान्य प्रेक्षण है कि जब कोई गेंद किसी चिकने समतल पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है,
तो वह परावर्तन के नियम का पालन करती है। ठीक है, एक सामान्य प्रेक्षण है कि जब कोई गेंद जो है किसी प्लेन सरफेस से, किसी चिकने समतल पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटती है तो वह परावर्तन के नियम का पालन करती है। जब यह टक्कर प्रत्यास्थ होता है तो वेग का परिमाण अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, जब यह टक्कर प्रत्यास्थ होता है तो वेग का मान जो है वह बदलता नहीं है, वेग का परिमाण अपरिवर्तित रहता है। क्यों? क्योंकि पृष्ठ चिकना है, पृष्ठ के समांतर कोई बल कार्य नहीं करता है। पृष्ठ चिकना होने के कारण पृष्ठ के समांतर कोई बल कार्य नहीं करता है, अतः संवेग का इस दिशा में घटक भी अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इससे संवेग का इस दिशा में घटक जो है वह अपरिवर्तित रहता है क्योंकि पृष्ठ चिकना है और पृष्ठ के समांतर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। संवेग का इस दिशा में घटक भी अपरिवर्तित रहता है, केवल पृष्ठ के लंबवत घटक, केवल पृष्ठ के लंबवत घटक अर्थात संवेग का अभिलंबवत घटक ही परावर्तन में उत्क्रमित हो जाता है। ठीक है, तो केवल पृष्ठ के लंबवत घटक अर्थात संवेग का अभिलंबवत घटक ही परावर्तन में उत्क्रमित हो जाता है। न्यूटन ने यह तर्क किया कि दर्पणों जैसे चिकने पृष्ठ कणिकाओं को इसी प्रकार परावर्तित करते हैं। न्यूटन ने यह तर्क किया कि दर्पण जो हैं, शीशा जो हैं, वे चिकने पृष्ठ कणिकाओं को, शीशा के चिकने पृष्ठ जो है वह कणिकाओं को इसी प्रकार परावर्तित करते हैं। अपवर्तन की घटना की व्याख्या करने के लिए न्यूटन ने अपग्रहित प्रस्तुत किया कि कणिकाओं का चाल, कणिकाओं की चाल जल अथवा कांच में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। अपवर्तन की घटना की व्याख्या करने के लिए न्यूटन ने यह माना कि, यह अवगृहित किया कि कणिकाओं की चाल जल अथवा कांच में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि प्रकाश की चाल जो है जल अथवा कांच में वायु की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, प्रकाशिकी के क्षेत्र में प्रयोगकर्ता के रूप में न्यूटन सिद्धांतवादी न्यूटन की तुलना में कहीं अधिक दक्ष थे। प्रकाशिकी के क्षेत्र में प्रयोगकर्ता के रूप में न्यूटन जो है सिद्धांतवादी न्यूटन की तुलना में कहीं अधिक दक्ष थे। उन्होंने कई ऐसी घटनाओं का प्रेक्षण किया जिनको कणिकाओं के पदों में स्पष्ट कर पाना कठिन है। ठीक है, तो न्यूटन ने कई ऐसी घटनाओं का प्रेक्षण किया जिनको कणिकाओं के रूप में, कणिकाओं के पदों में समझाना कठिन है। जैसे जल के पृष्ठ पर तेल की पतली फिल्म के कारण, जल के पृष्ठ पर तेल की पतली फिल्म के कारण विभिन्न वर्णों का प्रेक्षण। जल के ऊपर जब तेल गिरा देंगे तो एक पतला पृष्ठ बन जाएगा जिससे, ठीक है, विभिन्न वर्णों का प्रेक्षण होगा, जिसकी व्याख्या जो है नहीं हो सकी कणिकाओं के आधार पर। प्रकाश के आंशिक परावर्तन का गुण ऐसा ही एक अन्य उदाहरण है। जब भी कोई तरणताल स्विमिंग पूल के जल में देखता है तब वो अपने चेहरे का प्रतिबिंब तो उसमें देखता ही है, लेकिन साथ में ताल की पेंदी भी देखता है। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल के अंदर स्थित जल को ध्यान से देखता है तो उसे जल में उसका चेहरा भी दिखता है और साथ ही साथ तली, ठीक है, जल की जो तली है, पेंदी है, वह भी दिखाई देने लगता है। न्यूटन ने तर्क किया कि जल के पृष्ठ पर, जल के सरफेस पर आपतित किरणों में से कुछ का परावर्तन होता है, कुछ पारगमित हो जाता है। न्यूटन ने बताया कि जल के पृष्ठ पर आपतित किरणों में से, जल के पृष्ठ पर गिरने वाली किरणों में से कुछ का परावर्तन हो जाता है और कुछ पारगमित हो जाती हैं। अर्थात उन्होंने कहा कि कुछ का परावर्तन होता है अर्थात हमें हल्का हल्का चेहरा दिखाई देता है और कुछ पारगमित हो जाती है अर्थात ताल की पेंदी भी दिखाई देती है। परंतु दो प्रकार के कणिकाओं में भेद किस गुणधर्म के आधार पर किया जाए
ठीक है, दो कणिकाओं में भेद, दो प्रकार की कणिकाओं में भेद किस गुणधर्म के आधार पर किया जाए, न्यूटन को कुछ अप्रागुक्त संयोगिक घटनाओं की परिकल्पना करनी पड़ी। ठीक है, न्यूटन को कुछ अप्रागुक्त संयोगिक परिघटनाओं की परिकल्पना करनी पड़ी, जिनके द्वारा यह निश्चित किया जा सकता था कि कोई कणिका परावर्तित होगी अथवा नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दो प्रकार की कणिकाओं में भेद किस गुणधर्म के आधार पर किया जा सके, इसके लिए न्यूटन को कुछ अप्रागुक्त संयोगिक घटनाओं की परिकल्पना करनी पड़ी, जिनके द्वारा यह निश्चित किया जा सकता था कि कोई कणिका परावर्तित होगी अथवा नहीं होगी। तथापि अन्य परिघटनाओं की व्याख्या के लिए यह मानना पड़ा कि कणिकाएं ऐसे व्यवहार करती हैं जैसे कि वह सर्वसम हो। अन्य घटनाओं की व्याख्या करने के लिए यह मानना पड़ा कि कणिकाएं जो हैं ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे कि वे सर्वसम हो। ऐसी दुविधा प्रकाश के तरंग रूप में नहीं होती है। जो भी परेशानियां आप देख रहे हैं, दुविधा आप देख रहे हैं, यह प्रकाश के तरंग रूप में नहीं होती है। सारी दुविधाएं जो हैं जब हम प्रकाश को कण मान लेते हैं तभी यह उत्पन्न होती है। ऐसी दुविधा प्रकाश के तरंग रूप में नहीं होती है। कोई भी आने वाली तरंग वायु तथा जल की परिसीमा पर दो दुर्बल तरंगों में बढ़ जाती है। कोई भी आने वाली तरंग जो है वायु अथवा जल के परिसीमा में दो दुर्बल तरंगों में बट जाती है। ठीक है, यह था आपका प्रकाश का कणिका मॉडल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर इस चैप्टर की दूसरी हेडिंग स्टार्ट करेंगे, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। थैंक यू।